स्वागत है सभी का। इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की कक्षा हो रही है। यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे। पिछला जो सेशन था विधेयकों से संबंधित था। साधारण विधेयक मैंने बता दिया था, धन विधेयक बता दिया था। वित्त विधेयक में जो प्रकार है उसकी हम चर्चा करें। उसके बाद संविधान संशोधन विधेयक करेंगे और सीधे चले जाएंगे हम विधानमंडल में। विधानमंडल को कंप्लीट करके न्यायपालिका, न्यायपालिका के बाद केंद्र राज्य संबंध का कुछ टॉपिक किया जाएगा जहाँ से प्रश्न आते हैं। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैक्सिमम 5 से 7 क्लास में इसको हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सेक्शनल टेस्ट आपका मंडे को टेंटेटिव लगाया गया है। मंडे तक आपका दूसरा सेक्शनल टेस्ट होगा और उसके बाद 2 फुल टेस्ट मैं बना के आपको दूंगा जो पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेगा। एग्जाम ओरिएंटेड आपका रहेगा, तो उस बैच में बात करेंगे जब उसकी जरूरत होगी। अभी आपको लिखाना है, हम चर्चा कर रहे हैं विधेयक के संदर्भ में। तो विधेयक मतलब होता है बिल, ठीक है, और अधिनियम मतलब होता है एक्ट। दोनों में अंतर भी बता चुके हैं, ठीक है। एक्ट, बिल का मतलब है ये कानूनी प्रोसेस है, कानून है, ठीक है, कानूनी प्रोसेस है। और इसके द्वारा बिल को किसमें, सदन, संसद के दोनों सदनों में कहीं भी रखा जा सकता है। ऑप्शन में बता, कुछ ऐसे विधेयक है जो केवल और केवल लोकसभा में होंगे, बाकी लोक या राज्यसभा दोनों में रखा जा सकता है। और वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति जब उस पर क्या कर देंगे, अपनी स्वीकृति दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्ट। फिर इसका नोटिफिकेशन जारी होता है भारत के गजट में। उसके बाद इसका तारीख होता है, डेट की, इस तारीख से वो लागू हो जाएगा। इसकी हम चर्चा कर रहे थे। चलिए लिखिए, आगे लिखना शुरू कीजिए। वित्त विधेयक में लास्ट मैंने कुछ लिखवाया था कि प्रकार करवा के छोड़ दिया था। नोट में क्या था बताइए। धन धन विधेयक मतलब सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा, समझा दिया था। अब आगे लिखें। 3 प्रकार होते, लिखवा दिया था, लिखवाए थे हम जहां तक ध्यान है। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वित्त विधेयक प्रकार 1 लिखवाया कि नहीं। लिखो, लिखो इसमें पहले। वित्त विधेयक, वित्त विधेयक 3 प्रकार। अब अगला लिखना है, वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। आपको लिखना है वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे वित्त विधेयक का मैंने अभी बताया था ना कि धन विधेयक वित्त विधेयक का सेलोरिज्म से मैंने बताया था कैसे होगा। उसके बाद लिखिए वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में कीजिए धन विधेयक। नंबर 1 में करना है धन विधेयक, डैश करके लिख दीजिए आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। नंबर 1 में है धन विधेयक, आर्टिकल 110, ठीक है। नंबर 2 में लिखिए वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक, ऐसे वित्त विधेयक 1, वित्त विधेयक 1, आर्टिकल 117, आर्टिकल 117 1 कर दीजिए, 117 1, आर्टिकल 117 1। तीसरा लिखिए वित्त विधेयक 2, आर्टिकल 117 3, आर्टिकल 117 3, आर्टिकल 117 3। ये धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, ये मैंने बता दिया था कि ये धन विधेयक है अगर, ठीक है, तो ये क्या है, वित्त विधेयक है। तो इसीलिए वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक आता है। ये कई बार कंफ्यूज करके पूछेगा कि धन विधेयक की श्रेणी है सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक, समान, संविधान संशोधन विधेयक। तो क्या बताना है आपको, वित्त विधेयक में। अब लिखिए, धन विधेयक समझा चुके हैं, दोबारा नहीं लिखवाएंगे। लिखिए वित्त विधेयक प्रकार 1, वित्त विधेयक 1 लिख के टेस्ट दीजिए। इसमें थोड़ा लिखवा देता हूँ, वित्त विधेयक 1 लिखिए। लिखना है राष्ट्रपति की सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश की जाती है। राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश की जाती है तथा राज्यसभा को भी, राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश की जाती है तथा राज्यसभा को भी इस विधेयक के संदर्भ में,
तथा राज्यसभा को भी इस विधेयक के संदर्भ में समान शक्ति प्राप्त होती है। इस विधेयक के संदर्भ में समान शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात वित्त विधेयक प्रकार 1 को अर्थात वित्त विधेयक प्रकार 1 को वित्त विधेयक प्रकार 1 को राज्यसभा संशोधित या खारिज कर सकती है। अर्थात वित्त विधेयक 1 को राज्यसभा संशोधित अथवा खारिज कर सकती है। अर्थात वित्त विधेयक प्रकार 1 को राज्यसभा संशोधित अथवा खारिज कर सकती है। दोनों को समान शक्ति दिया गया है। राज्यसभा संशोधित अथवा खारिज कर सकती है। देखिए, इसके संदर्भ में, इसी में लिखते चलना है, इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। चलिए, सुनीता, प्रियंका, मणिमाला, चलिए सबका स्वागत है, गुड मॉर्निंग। इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। अगला पॉइंट कर लीजिए, राष्ट्रपति को भी, अगला पॉइंट में लिखिए, राष्ट्रपति को भी इस संदर्भ में विधेयक को स्वीकृति देना या पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना की शक्ति है। राष्ट्रपति को भी इस संदर्भ में विधेयक को स्वीकृति देना या पुनर्विचार के लिए सदन को वापस लौटाने की शक्ति है। राष्ट्रपति को भी इस संदर्भ में विधेयक को स्वीकृति देना या सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति होती है। या सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति होती है। या सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति होती है। मतलब वित्त विधेयक प्रकार जो 1 है, इसमें राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा सबको बराबर शक्ति है, कोई दिक्कत। अब लिखिए वित्त विधेयक प्रकार 2, हेडिंग लगाइए, वित्त विधेयक प्रकार 2। लिखिएगा, इसमें भी लोकसभा के समान राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है। इसमें भी लोकसभा के समान राज्यसभा को बराबर शक्ति प्रदान किया गया है। बराबर शक्ति प्रदान किया गया है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि राज्यसभा इसको खारिज भी कर सकती है और पुनर्विचार के लिए भेज भी सकती है, लौटा भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसको दोबारा नहीं लिखवाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए, राष्ट्रपति के द्वारा गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। तीसरा, राष्ट्रपति के पास, तीसरा पॉइंट, बुलाया जा सकता है। तीसरा लिखिएगा, राष्ट्रपति के पास इस विधेयक से संबंधित 3 विकल्प मौजूद होते हैं। राष्ट्रपति के पास इस विधेयक से संबंधित 3 विकल्प मौजूद होते हैं। 3 विकल्प मौजूद होते हैं। पॉइंट 1, चाहे रोमन लिपि वाला 1 लिख दीजिएगा, स्वीकृति दे सकता है। पॉइंट 1, स्वीकृति दे सकता है। पॉइंट 2,
पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पॉइंट 1 स्वीकृति दे सकता है। पॉइंट 2 पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पॉइंट 3 आरक्षित रख सकता है। पॉइंट 3 आरक्षित रख सकता है। आरक्षित रख सकता है मतलब पॉकेट वीटो, ठीक है, वीटो पावर आरक्षित रख सकता है। तो इसमें जो बहुत सारा बिल आया, जैसे हमने बताया था कि डाक संशोधन बिल आया था ज्ञानी जैल सिंह के समय, तो क्या किया था वो? डाक संशोधन बिल वित्त से संबंधित है। कोई भी संरचना है, कोई भी विभाग है, तो उसके लिए बजटीय प्रबंधन है, तभी तो विभाग चल रहा है। हर विभाग का बजट होता है। बिहार सरकार के द्वारा विगत 2 वर्षों में, मतलब 2 सालों में, कह सकते हैं 2 कार्यकाल में, 2 जिनका टर्म था, सबसे अधिक बजटीय प्रावधान किस विभाग को दिया गया था? शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा कुछ लिया गया है। वैसे ही भारत सरकार क्या करती है? प्रायोरिटी तय करती है। प्रायोरिटी के अनुसार विभाग को बजटीय आवंटन करने की शक्ति किसमें निहित है? विधानमंडल में। लेकिन विधानमंडल में विधानसभा को ज़्यादा पावर है, विधानसभा में मंत्रिपरिषद को ज़्यादा पावर है, मंत्रिपरिषद में ही मंत्रिमंडल को ज़्यादा पावर है, मंत्रिमंडल में उसका नेता जो है मुख्यमंत्री को ज़्यादा पावर है। तो वित्त मंत्री अगर कोई भी बिल पेश करते हैं तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने उस पर अप्रूवल दिया है। प्रधानमंत्री जरूर, बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के कोई भी बिल ड्राफ्टिंग नहीं होता। दोबारा लाएगा, दोबारा आएगा, संशोधन करके दोबारा बिल आएगा। जब तक ऐसा कुछ नहीं है, वो तब होता है जब उस बिल के खिलाफ तुमने गलत कुछ बिल पास कर दिया और उसको तुम ठीक से, जब प्रश्न पूछा गया, जैसे उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे आते हैं, उस प्रश्न में तुमने गलत तथ्य प्रकट कर दिया और अगर तुम पर अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इसीलिए देखना है कि कभी भी बिल आता है तो सरकार, ऐसे सरकार डेटा छिपाती है पब्लिक से। संसद में सरकार डेटा नहीं छिपा सकती है। संसद में कोई अगर सांसद उसके प्रश्न पूछ दे, अनुपूरक प्रश्न है, पूरक प्रश्न है, शून्यकाल का प्रश्न है, प्रश्नकाल का प्रश्न है, तो खड़ा होकर तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, तो एक में लिखित उत्तर है, एक में मौखिक उत्तर है। अब उसमें अगर प्रश्न पूछा जाए तो लोकहित से जुड़ा प्रश्न है, तो अगर किसी विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा कहीं भी दुर्घटना, से परिवहन विभाग से पूछा गया कि कितना दुर्घटना होता है साल में, तो बताया डेटा नितिन गडकरी उठ के कि इस साल इतना 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 लाख लोग एक्सीडेंट के शिकार हो गए। तो पूछा कि भाई जिम्मेदारी किसकी? तो जब भी सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार बबली का ठेका थोड़ी लिए हुआ है। तुम बताओ कि भारत में कितना ऐसा व्यक्ति है ईमानदारी से जो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है? हमको बता दो खाली। सब भाया जाता है, नाक ऐसे पकड़ के, पहचान में है, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया। तो तुमको ड्राइविंग आता नहीं है। ड्राइविंग जो तुम सीखे वो औपचारिक तो है नहीं, किसी संस्था ने सिखाया नहीं, तुम्हारा दोस्त सिखाएगा, भाई सिखाएगा, जो खुद अनट्रेंड है, ठीक है, जो लहरिया कट चलाता है उससे तुम ड्राइविंग सीख लिए। अब लहरिया कट वाला कितना तुमको ड्राइविंग सिखा देगा? वो तो वही सिखाएगा कि मोड़ आएगा तो मोड़ पर स्पीड कर देना है, स्पीड कर गए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो भारत सरकार का गलती नहीं, भारत सरकार ने तो संस्था बना दिया। अब संस्था में है कि जब तुम ले आरटीओ जाओगे तो 3 बार 4 बार राउंड है उसमें, ठीक है, स्टेपल फ्री भी है, हर्डल वाला भी ड्राइविंग है, 4 5 स्टेप होता है। वो स्टेप जब पार कर जाओगे तब तुमको लाइसेंस देगा। क्या होता है जनरली, उसमें आदमी है, पैसा ले लेगा, कहेगा आप आ जाइए, खाली एक खाली ड्राइविंग का अथी पकड़ के फोटो खिंचवा लेना, आप गया बैठ के अब, ठीक है। तो अब एक्सीडेंट हो गया तो सरकार कहाँ तक जिम्मेदार है? जनता नहीं है, नागरिक भी है। अब हुआ एक्सीडेंट हुआ तब बहुत सरकार करेगा तो कहेगा ठीक है, सरकार क्षमा मांग लेता है, ठीक है, हमसे ही कंस्ट्रक्शन में कहीं गलती हुई है, चूक हो गई है, तो हम सुधार लेंगे। अब नितिन गडकरी देखा कि एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत लोग पहले कानून के डर से छोड़ के भाग जाता था, अब बोला है 25,000 रुपया देंगे। अब 25,000 रुपया देंगे तो हमको तो ज़्यादा संभावना है कि किसी को ज़्यादा नीड होगा 25,000 का, तो जान मुझे धक्का दे के एक्सीडेंट करवा के पहुंचा देगा हॉस्पिटल, ये भी तो हो सकता है। अरे लोग तरह तरह के हैं ना। बहुत बहुत लोग उच्च विचार के होते हैं, उनका विचार अति श्रेष्ठ होता है। पता लगे बुढ़िया बुढ़िया कोई जा रही है, सड़क पार कर रही है, नहीं है सड़क पर, उसको 25,000 का, जब अब एडिक्टेड व्यक्ति हो, दारू पीने वाला हो, 25,000 चाहिए, न बुढ़िया का चलो मामा पार करवा देते हैं, धक्के धकेल देगा। बुढ़िया एक्सीडेंट हो गया, उठा के पहुंचाएगा हॉस्पिटल, बुढ़िया जब तक बोलेगी बोलेगी तब तक तो निकल गया, ठीक है। ऐसा कैमरा में नहीं है हम ठीक है।
तो हमने ये बताया कि इसका दुरुपयोग नहीं होता है क्या, हर कानून का दुरुपयोग है, लेकिन ये जो बताया गया कि 25,000 रुपये देंगे, ये सरकार किस कदम सकारात्मक सोच से उठाया है ना। अब इसका तुम दुरुपयोग कर दो तो अलग चीज है, लेकिन ये अच्छा कदम है। क्योंकि ऐसा क्या होता था कि जनरली दुर्घटना होती थी तो लोग वीडियो बनाता था। बहुत लोगों को देखे हैं, दुर्घटना हुआ है तो उठाने कोई नहीं जाएगा, उसका तुरंत वीडियो बनाएगा। अरे इतना बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो तुम, उसको उठाओ। ठीक है, तुम नहीं पहुंचा सकते हो, 112 पर डायल करो, पुलिस आके ले जाएगी। तो कितना आदमी है जो कार उसका गंदा हो जाएगा, कई बार मैंने सुना है, मैं अपने आंखों देखा, बता रहा हूँ, सीट पर नहीं रखने दिया कि इसका ब्लड गिर रहा है, मेरा कार का सीट गंदा हो जाए। तो उसको तुम इंसान थोड़े बोल सकते हो। तो उसके साथ वही होता है, उसका कर्मा लौट के आता है कभी न कभी। तब वो सोचता है कि मेरे साथ हादसा क्यों हुआ, तो कर्मा याद रखता है कि वहां नहीं किए थे तो यहाँ भुगतो। आगे लिखिए नेक्स्ट। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक, हेडिंग लगाइए, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक लिखिएगा। यह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। यह संसद के दोनों सदनों, कर दो सीधे कर दो, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। पानी तो इतना चिल्ड दे दिए हैं कि लग रहा है कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये पूछता है, ध्यान रखना, इस विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में पूछता है, इसे पेश किया जाएगा केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदनों में। प्रश्न आया हुआ है, इसलिए एम्फेजाइज करके हम याद करवा रहे हैं। यह दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, ठीक है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगला लिखिए, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा, 1971, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम सीए 1971 के द्वारा इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को बाध्य कर दिया गया है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इस विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति को बाध्य कर दिया गया है। मतलब क्या हुआ, वीटो पावर खत्म है इनका, ठीक है। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा इस विधेयक पर राष्ट्रपति की क्या चीज को, सहमति को बाध्य कर दिया गया है। अर्थात अर्थात राष्ट्रपति की वीटो पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर, पावर, राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब क्या, इतना तो स्लो लिखवा रहा है, तो सबसे स्लो हम चल रहे हैं, इतना स्लो तो कभी हम चले ही नहीं, ठीक है। अब क्या छूट गया, सीधे लिखो, राष्ट्रपति का वीटो पावर नहीं है, कंप्लीट, राष्ट्रपति का वीटो पावर नहीं है, हो गया। अब ये पूछता है कि 368 के द्वारा किस, कौन कौन सा मामला है जिसमें 368 का प्रयोग होगा। अगला पॉइंट लिखो, लिखो, भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर, भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर, संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन, भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामलों को छोड़कर शेष सभी उपबंधों, शेष सभी उपबंधों का संशोधन, संशोधन इसके माध्यम से ही होता है। इसके माध्यम से ही होता है, माध्यम से ही होता है। लिखिए, इसमें दोनों सदनों की विशेष बहुमत का ख्याल रखा जाता है। इसमें दोनों सदनों की विशेष बहुमत का ख्याल रखा जाता है। दोनों सदनों के विशेष बहुमत का ख्याल रखा जाता है। अर्थात अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत,
अर्थात सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित नहीं, कुल टोटल, सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत, बहुमत या या दोनों सदन में, या दोनों सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले, या दोनों सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का, सदस्यों का और दोनों सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का न्यूनतम 2/3 बहुमत, न्यूनतम, न्यूनतम 2/3 बहुमत, 2/3, 2/3 बहुमत, बहुमत होना चाहिए, होना चाहिए। लिखिएगा, चूंकि चूंकि यह विधेयक, चूंकि यह विधेयक आधे से अधिक राज्यों के, चूंकि यह विधेयक आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन, चूंकि यह विधेयक आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ही, चूंकि यह विधेयक आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा ही पारित किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, इसलिए अनुसमर्थन द्वारा ही पारित किया जा सकता है, इसलिए विशेष बहुमत की व्यवस्था रखी गई है, इसलिए विशेष बहुमत की व्यवस्था रखी गई है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? 368 में याद रखना है, यही 368 का जो विधेयक होगा दोनों सदन में कितना से पास होगा? 2/3 से। उसको क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। इसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले का बहुमत नहीं चाहिए, कुल सदस्य संख्या का क्या चाहिए? बहुमत चाहिए। तो मतलब संविधान संशोधन जब भी बिल आएगा तो देखना है कि व्हिप जारी करता है पार्टी कि पूरा उपस्थित होइए, जो कि टोटल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि 543 अभी हैं, 2 एंग्लो इंडियन हटा ही दिया है तो हटा ही दो उसको। 2019 में चुनाव के बाद नया संसद आ गया है ना, तो अब तो 543 रहेगा, क्योंकि एंग्लो इंडियन तो 2019 में हटा दिए हम लोग, तो अब कितना स्ट्रेंथ है? 543। तो 543 तो प्रेजेंट होगा नहीं, कि कई विपक्षी दल भी हैं जो उसका विरोध कर रहे होंगे, कई क्षेत्रीय पार्टी है जो संसद में उनका सांसद है, तो वो लोग तो उपस्थित होंगे। लेकिन माना गया है कि ऐसे विधेयकों में 400 प्लस तो उपस्थिति चाहिए ही चाहिए, तब जाके होगा। तो इसमें क्या करता है, कम से कम जो सत्ताधारी पार्टी है वो व्हिप जारी करता है, सभी लोगों को उपस्थित रहने की सलाह देता है। दूसरा, विपक्ष चाहता है कि ये बिल क्या करे, गिर जाए, वो भी क्या करता है, व्हिप जारी करता है कि तुम लोग भी, सब लोग उपस्थित हो तो इसको, बिल को क्या करें, हम संख्या में बदलाव कर दे। तो यहाँ पर सेटिंग गुटिंग चलता है, बहुत सारा पार्टी क्षेत्रीय पार्टी से मिलता है, सत्ताधारी मिल रहा है, विपक्ष भी मिल रहा है। विपक्ष इसलिए मिल रहा है कि कह रहा है कि आप हमारे साथ आइए, वोट उल्टा गिराइए, और सत्ताधारी कह रहा है कि इसको गिराइएगा तो आपको फायदा है। तो बाकी जो इसका टॉपिक है वो मेंस ओरिएंटेड, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अब हेडिंग लगाओ राज्य विधानमंडल, सीधे चलो विधानमंडल पर। इसका जो टर्म है, टर्म वाला जितना संसदीय जो टर्म है वो हम लिखवाएंगे पीपीटी के माध्यम से, वो भी तुमको दे देंगे। तो राज्य में आ जाइए, लिखिए राज्य का विधानमंडल, हेडिंग लगाइए राज्य का विधानमंडल। लिखिए, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 6 में, ऐसे करो, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 6 में, इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 6 में कितना से कितना है? आर्टिकल 168 से, लिखो भाग 6, भाग 6 में आर्टिकल 168 से आर्टिकल 212 तक, 168 से आर्टिकल 212 तक, तक की गई है, तक की गई है। केंद्र का क्या था? 53 से था, 52 से, 52 से कितना? ठीक है, याद रहेगा ना, तो 52 से 151 वहां रहेगा, और ये कितना है?
168 से 212। अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका, विधायिका में, राज्य की विधायिका में राज्यपाल विधानसभा, राज्य की विधायिका में राज्यपाल विधानसभा तथा जिन राज्यों में ऊपरी सदन की व्यवस्था है, तथा जिन राज्यों में ऊपरी सदन की व्यवस्था है, तथा जिन राज्यों में ऊपरी सदन की व्यवस्था है वहाँ विधान परिषद से मिलकर होती है, वहाँ विधान परिषद से मिलकर होती है, विधान परिषद से मिलकर होती है। मतलब सीधा है कि राज्य के विधायिका में कौन कौन, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद कितना राज्य में, 6 राज्य में। तो इसलिए लिखवाया है कि जहां विधान परिषद होगा वहां पर तीनों रहेंगे, और जहां विधान परिषद नहीं है वहां सिर्फ 2 रहेगा, राज्यपाल और विधानसभा। आगे लिखिए, अगला लिखिए। भारतीय संसदीय व्यवस्था में, भारतीय संसदीय व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में राज्यों के द्वारा भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राज्यों के द्वारा भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, अपनाया गया है, अपनाया गया है, अपनाया गया है। एवं एवं भारतीय संविधान के आर्टिकल 168 के द्वारा प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का गठन, एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के द्वारा प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के द्वारा प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का गठन किया गया है। गठन किया गया है। आगे लिखिए। अब ये क्या लिखवाएंगे, वर्तमान में 6 राज्य में है, वो लिखवाने की जरूरत नहीं है। एक राज्य और था, बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो दीदी हैं, वो दीदी ने क्या किया था कि विधान परिषद को हटा दिया था। और फिर दीदी कह रही है कि फिर हमको चाहिए विधान परिषद। और फिर दीदी कही थी कि हमारा नाम जो पश्चिम बंगाल है देखने में बुरा लगता है। उनका मानना है, उनका लॉजिक ये है कि हमारा जो भारत का मैप है, इस मैप को देखा जाए तो बंगाल अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये बंगाल है, तो यहाँ पर बांग्लादेश है। तो अगर मैप में देखा जाए तो तुम रीजनिंग पढ़े होगे ना, न्यू, NESW, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन चैप्टर पढ़े होगे तो पता चला होगा कैसे डायरेक्शन ले जाना है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ से देखा जाए तो बंगाल से इसकी स्थिति कहाँ है, पूर्वी बंगाल है। और ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है। लेकिन ये कहता है कि भारत के संदर्भ में हम लोग क्या है, पूरब में है। तो ये पश्चिम बंगाल है या पूर्वी बंगाल है, तो ये कह रहे हैं कि हमको पश्चिम बंगाल से पश्चिम बंग कर दो। तो पूछा गया कि पश्चिम बंग कर, पश्चिम बंग, अब पश्चिम बंग करने का पूछा गया लॉजिक कि क्या है, तो कह रहे कि हम बांग्लादेश, बार बार बंगाल और बांग्लादेश, बंगाल और बांग्लादेश में अच्छा नहीं लगता है। तो अभी तो मुर्शिदाबाद में उनको ज्यादा ही अच्छा लग रहा होगा। अभी स्थिति ये है कि अब देखो, पाकिस्तान के साथ ही आईआर का टॉपिक बढ़ा दिया। अब आईआर का टॉपिक इतना खतरनाक बढ़ा है कि सिंधु जल समझौता को फिर से पढ़ना पड़ेगा सब, ठीक है। कैंसिल कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, तो उसका इंटरनेशनल आईसीजे में मामला जाएगा अब। क्योंकि दोनों मामला, भारत और पाकिस्तान में एक ही मामला था जिसको माना था कि एवरग्रीन था, और था सिंधु जल समझौता। कितना युद्ध हुआ, युद्ध के बाद भी भारत सरकार के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा इस समझौता को अप्रूवल रखा गया, मतलब यथास्थिति छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ कि पहली बार भारत सरकार ने क्या किया है, एक तरफा उसको कैंसिल कर दिया। अब ये मामला कहाँ जाएगा पता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएगा, आईसीजे में जाएगा। तब वहाँ आईसीजे का रुझान देखना है। और मुझे लगता है कि आईसीजे का रुझान इस पर भारत के पक्ष में ही रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से त्रस्त सब हो चुका है। अप्रोक्स इस्लामिक जो जिहाद है ना, उससे त्रस्त सब लोग हैं। अभी जो मामला हुआ है, ये मामला इतना देखने में छोटा लग रहा है कि चलो बहुत है कि 22 आदमी, बहुत लोग ऐसा बोल रहा है
ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं, बहुत लोग नहीं मारे गए। हम कितना कमेंट पढ़े हैं फेसबुक पर, तो उनका ये मानना है, ये मत है कि बहुत लोग नहीं मारे गए, मतलब उनको संख्या देखना है। लेकिन ये देखो कि इसका कॉन्सेप्ट कितना खतरनाक है। ये इसका मतलब हुआ कि ये वैश्विक संदर्भ में ये हत्याएं होगी। ऐसा नहीं कि खाली भारत को टारगेट किया है, वैश्विक संदर्भ में ये हत्या शुरू हो जाएगा। मतलब ये इस्लाम का एगो शब्द है अलतकिया, हम लोग थोड़ा वो भी पढ़े हुए हैं। तो अलतकिया ये कहता है कि अपने समुदाय को छोड़कर बाकी कोई भी संगठन वो क्या है, हमारा दुश्मन है। यही मानता ही है वो। और इस्लाम की शुरुआत हुई तो इस्लाम जन्म से ही खतरे में है, जब से इस्लाम आया जन्मे से खतरे में है, अभी तक इतना दिन हो गया अभी तक खतरे में ही है। तो देखो क्या होता है। बाकी सरकार का भी ये है कि ये कोई खास कदम नहीं है। खास कदम होगा कि अब पाकिस्तान सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दिया गया, कि उसको लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक पिछला बार किया था तो फिर से करेगा, और सरकार करेगी। क्योंकि अजीत डोभाल एक्टिव हो गया है, तो अजीत डोभाल के बारे में वहाँ पर उसको पाकिस्तान में कहा जाता है डेमन, उसका नाम ही है। क्या कि पाकिस्तान में रह के वो आया है, एक दो साल नहीं, कितना साल तक वो मतलब स्पाई बन के पाकिस्तान में मस्जिद में जाके, और अथी अथी था, मौलवी बना हुआ था। वो एक बार पकड़ा गया और कैसे कैसे जान बचा के भागा है, उसका पूरा कहानी देखना, स्टोरी में है उसका। ठीक है, तो जब नमाज पढ़ रहा तो उसमें उससे एक मिस्टेक हो गया। सब तो नहीं पकड़ पाता, लेकिन जो मुफ्ती होता है मौलवी, वो पकड़ लिया कि ये मुस्लिम तो नहीं हो सकता है। और आनन फानल में कितना जल्दी वो दिमाग लगाया कि सारा अपना रॉ का एजेंट सब वहीं पर एक्टिव ही था, पूरा मस्जिद में भरा हुआ था रॉ का एजेंट, सब गायब हो गया। ठीक है, और तब से उसका नाम डेविल रखा गया है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या लिखा है लास्ट में, विधान परिषद विधानसभा में। अ, हो गया। अब लिखिए विधान, अब ऊपरी सदन कीजिए, विधान परिषद हेडिंग लगाइए। अब हेडिंग लगाइए विधान परिषद। अभी तक जो लिखवाए थे संसदीय प्रावधान लिखवाए थे, ये संसदीय प्रावधान लिखवाया गया था। ऊपर हेडिंग क्या ला लेते हैं, राज्य का विधानमंडल ना, तो अब ठीक तो लिखवा रहे हैं। हेडिंग लिखिए विधान परिषद। राज्य का विधानमंडल का ओवरऑल लिखवा दिया, अब लिखिए विधान परिषद, डैश दे के लिखिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के द्वारा, भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के द्वारा विधानसभा के निर्माण तथा उत्सादन, विधान परिषद के निर्माण तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 169 के द्वारा विधान परिषद का निर्माण एवं उत्सादन का वर्णन है। विधान परिषद के निर्माण एवं उत्सादन का वर्णन है, वर्णन है। लिखिए, कोई भी राज्य, इसी में लिखता चलना पूर्ण विराम के बाद, कोई भी राज्य अपनी विधानसभा के 2/3 बहुमत से, कोई भी राज्य अपने विधानसभा के 2/3 बहुमत से, इसको अंडरलाइन करो, ऑप्शन में 1/3 दे देगा, 1/4 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। कोई भी राज्य अपने विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन एवं उत्सादन, मतलब हटाना, कोई भी राज्य अपने विधानसभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद के विधान परिषद के गठन एवं उत्सादन का संकल्प पारित कर सकता है। विधान परिषद के गठन एवं उत्सादन का संकल्प पारित कर सकता है। गठन एवं उत्सादन का संकल्प पारित कर सकता है, कर सकता है, एवं संसद को अनुमति हेतु भेज सकता है, एवं संसद को अनुमति हेतु भेज सकता है, एवं संसद को अनुमति हेतु भेज सकता है। क्योंकि क्योंकि इसके गठन एवं समाप्ति की, क्योंकि इसके गठन एवं समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद में निहित है। क्योंकि इसके गठन एवं समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद में निहित है। क्योंकि इसके गठन एवं समाप्ति की अंतिम शक्ति, गठन एवं समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद में निहित है, संसद में निहित है। मतलब देखो, यहाँ पर विधानसभा के पास सिर्फ एक संकल्प पारित करने का पावर है, 2/3 से। पारित करके कहाँ भेजेगा,
संसद। अब संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो विधानसभा का सृजन कर दे, या कहीं विधान परिषद का सृजन कर दे, या कहीं विधान परिषद है तो उसको क्या करे, उत्साहित कर दे। उत्साहित का अर्थ होता है हटाना। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे कर लीजिए। देखिए, अगर संसद उसे अगर संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, अगर संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, साधारण बहुमत से को अंडरलाइन करो, अगर संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, साधारण बहुमत को अंडरलाइन करो, यही सब तो प्रश्न आता है। संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषदों का अथवा उत्सादन हो सकता है। तो विधान परिषदों का सृजन एवं उत्सादन हो सकता है। सृजन एवं उत्सादन हो सकता है। नोट लिखो, नोट लिखिए। देखिए, अभी तक चार राज्यों ने चार राज्यों ने विधान परिषद का उत्सादन कर दिया है। उत्सादन मतलब समाप्त। अभी तक चार राज्यों ने विधान परिषद का उत्सादन कर दिया है। चार राज्यों ने विधान परिषद का उत्सादन कर दिया है। पॉइंट वन लिखो, पंजाब। कभी कभी फैक्चुअल डेटा भी पूछ देता है एग्जाम में, तो मैं डेटा क्यों छोड़ू, लिखो पंजाब 1969 में। पंजाब 1969 में। पश्चिम बंगाल 1969 में। पंजाब 1969 में। पश्चिम बंगाल 1969 में। आंध्र प्रदेश 1985 में। आंध्र प्रदेश 1985 में। और तमिलनाडु 1986 में। 1985 में। और तमिलनाडु लास्ट है, तमिलनाडु 1986 में। 1986 में। ठीक है, अब देखो 2010 में क्या हुआ था, कहानी बता, ये इसको लिखना नहीं है। 2010 में क्या हुआ था कि फिर से तमिलनाडु ने एक संकल्प पारित किया, किससे, दो तिहाई बहुमत से, संसद को भेज दिया। संसद को भेजा कि विधान परिषद का हम फिर से सृजन करना चाहते हैं। तो संसद में गया, तब तक यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार गिर गई, डीएमके की सरकार थी, अचानक क्या हुआ, सरकार गिर गई, तो वो मामला संसद में लगा रह गया। नया जो सरकार आया उसने कोई वहाँ पर सुझाव नहीं दिया, या कोई वहाँ पर विकल्प छोड़ा ही नहीं। जैसे एक बार तुमने कोई सदन में विधेयक भेजा संसद में, और तुम्हारी सरकार चली गई, तो नई सरकार चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकती है, और चाहे तो छोड़ सकती है। तो कभी भी विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी का कोई भी किसी प्रकार का रूल नियम क्यों रखेगी। समझ में आ रहा है, तब तो होगा कि विपक्षी, फिर वो तो सत्ताधारी पार्टी ने तो सृजन करने का क्या किया था, संकल्प पारित करके भेज दिया। अब तुम उसको कंटिन्यू करोगे तो फिर हल्ला करेगी कि हमारे कहने पर ही लागू हुआ, हमने कराया, हमने कराया। तो जो दूसरा पार्टी जब हारी, दूसरा पार्टी आया, तो उसने क्या किया, कोई समझौता नहीं किया, संसद को दोबारा कुछ टच ही नहीं किया उस मामले में। नहीं तो 2010 में अगर वही सरकार रहती तो तमिलनाडु में फिर से सृजन हो सकता था। यही हाल पश्चिम बंगाल में है। ममता बनर्जी ने क्या किया, संकल्प पारित किया, फिर पता नहीं इसके मन में क्या आया, रातों रात संकल्प हटा भी दिया। क्या कि ना, छोड़ दीजिए। तो इसको, मामला इसका कुछ अलग है, पॉलिटिकल मामला है, इसमें बोलने की जरूरत नहीं। चलो आगे लिखो, छोड़ो हटाओ। लिखिए, इसमें अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। लिखो, विधान परिषद विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान, विधान परिषद के संरचना से संबंधित प्रावधान संविधान के आर्टिकल 171 में, संविधान के आर्टिकल 171 में प्रावधानित है। संविधान के आर्टिकल 171 में प्रावधानित है, प्रावधानित है। देखिए, इसके अनुसार
ये पूरा चिल्ड वाटर दे दिए हैं, जानबे करते हैं बिहार में ड्राई डे है, तो उतना चिल्ड हम कैसे पियेंगे। ठीक है, थोड़ा गर्म होकर के भेजिए। ठीक है, क्या लिखवाए हैं लास्ट में। इसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में, इसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में, इसके अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी, बता देंगे, वो भी दिखाएंगे। जितना ठंडा नहीं गिरता है शिमला और पंजाब उजाब साइड में, हिमाचल में, उतना ठंडा तो ये बोतल में गिरा हुआ है। ठीक है, अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी, अर्थात अर्थात 15% से अधिक नहीं होगी, अर्थात 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। इसी में लिखिएगा किसी भी स्थिति में न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। किसी भी स्थिति में न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। किसी भी स्थिति में न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होगी। अपवाद लिखिए, अपवाद लिखिए। जम्मू एंड कश्मीर जो कि हट गया है, फिर भी लिख लीजिए अपवाद। जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, सिक्किम में कितना है, अच्छा वो तो उसको सिक्किम नहीं होगा, फिर खाली अपवाद जम्मू एंड कश्मीर लिखिए। और इसमें बगल में अपवाद जम्मू एंड कश्मीर लिखे डैश लिख लीजिए। कौन सा संविधान लिखिए, आर्टिकल 370 हटा दिया गया, सीधे कर दीजिए। अपवाद जम्मू एंड कश्मीर डैश लिख लीजिए, 370 हटा दिया गया है, मतलब ये भी खत्म हो गया। ऐसे मिजोरम में 36 ही हैं, तो लिखवाएंगे आगे, छोड़िए इसको, आगे लिखिए नेक्स्ट, अभी उसका चर्चा हो सकता है। लिखिएगा, अगला पॉइंट कर दिए, आर्टिकल 171(1), ऐसे आर्टिकल 171(1), आर्टिकल 171 ब्रैकेट में 1 विधान परिषद के सदस्यों, आर्टिकल 171(1) विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित है। आर्टिकल 171(1) विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित है, संबंधित है। इसके अंतर्गत, अब यहां से प्रश्न एग्जाम में आता है तो इसको रटना पड़ेगा। इसके अंतर्गत विधान परिषद के 1/3 सदस्यों की का चुनाव, इसके अंतर्गत विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य स्थानीय स्वशासन से, इसके अंतर्गत विधान परिषद की 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय संस्थाओं कर दो तुम, स्थानीय संस्थाओं से, स्थानीय संस्थाओं से, नगर पालिकाओं से, नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, नगर पालिकाओं से, जिला बोर्डों से, जिला बोर्ड, जिला बोर्डों से, नगर पालिकाओं से, कौमा जिला बोर्डों से, बोर्डों से संगठित, संगठित सदस्यों से मिले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जिला बोर्डों से संगठित सदस्यों से बने, सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। से बने निर्वाचक मंडल से होता है। अब क्या करेगा एग्जाम में, 1/3 है ना, इसको 1/6 कर देगा, 1/2 कर देगा, 1/12 कर देगा। तो जिला बोर्ड, स्थानीय शासन, इन सब से जो निर्वाचक मंडल तैयार होता है वो कितने सदस्य को चुनेगा, याद रहेगा, 1/3। अगला लिखिए, अगला पॉइंट कर दीजिए, 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है।
एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। एक तिहाई सदस्यों का चुनाव, वन थर्ड, एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन में क्या कर देगा, निर्वाचित की जगह मनोनीत कर देगा। ऐसे ही कंफ्यूज करता और कुछ नहीं कर सकता। तो एक तिहाई सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। अगला पॉइंट लिखिए, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य राज्य स्थित विश्वविद्यालय स्नातकों से होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य स्थित विश्वविद्यालयों के स्नातक निर्वाचक से, स्नातक स्नातक निर्वाचक मंडल कर दो, स्नातक निर्वाचक मंडल से, स्नातक निर्वाचक मंडल से होता है, स्नातक निर्वाचक मंडल से होता है, जिन्होंने जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया हो। इसमें भी एक शर्त है, जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया हो, 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया हो, स्नातक कर लिया हो। नहीं, राज्य स्थित विश्वविद्यालय, क्योंकि राज्य के विधान परिषद की चर्चा है। अब यूपी के राज्य का व्यक्ति ग्रेजुएट ग्रेजुएट है, आकर कहेगा हम देंगे, नहीं। अगर उसके वहाँ का निवासी नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पर वोटर आईडी उसका कार्ड है और वहाँ का स्थायी प्रमाण पत्र है या कुछ भी है तो कर सकता है। डिपेंड करता है कि राज्य के निर्वाचन सूची में उसका नाम है या नहीं, डिपेंड यही करता है। कहीं भी तुम दिल्ली जाकर थोड़े वोट नहीं दे सकते हो, दिल्ली में वोट जाकर दो। दिल्ली में जो बिहार के आदमी रह रहे हैं वोट नहीं दे रहे हैं क्या, दे ही रहे हैं। रेंट पर भी है तो ही वोट दे रहे हैं। उनका अगर वहाँ पर जैसे बहुत दिनों से हैं या नहीं भी हैं, अगर वहाँ पर उन्होंने बना दिया वोटर आईडी कार्ड तो आराम से वोट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का तो चर्चा चल रहा है। अब हो रहा है कि वन नेशन वन कार्ड, अब वन नेशन वन इलेक्टोरल कार्ड की भी चर्चा चल रही है कि जहाँ का आदमी, कोई आदमी है कि विधानसभा में दिल्ली गया तो दिल्ली चुनाव दे दिया, कभी गलती से अगर बिहार आ गया है उसको बिहार, तो बिहार में चुनाव का वोट दे दिया। तो एक व्यक्ति अलग अलग जगह पर जाकर वोट गिरा दे रहा है। तो वोट का काउंटिंग कितने बार हो जा रहा है, 2 बार 3 बार। अब व्यक्ति कौन है, एक ही है। तो वन नेशन वन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, तो वन नेशन वन इलेक्टोरल कार्ड जो बात की जा रही है, इसका मेन संदर्भ यही है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में एक ही जगह, कहाँ इको लगा दिए, ठीक है, ठीक है, एक व्यक्ति के द्वारा एक समय में एक ही मत दिया जा सकता है, चाहे वो कहीं भी रहे वहां से मतदान कर सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर बिहार का चुनाव हो रहा है और व्यक्ति दिल्ली में है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा बिहार के चुनाव में वो भाग ले सकता है। तो ये अच्छा चीज है। तो इसमें क्या होगा, डुप्लीकेसी रुकेगी। डुप्लीकेसी इसी में होता है। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट कितना लिखोगे, 1/, देखिए आगे लिखिए, 1/12 अगला पॉइंट फिर से, 1/12 सदस्यों का चुनाव, 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के अध्यापकों के द्वारा, 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। शिक्षक लोग, तुम लोग करोगे चुनाव, परेशान मत हो। तो राज्य के अध्यापकों के द्वारा किया जाता है, जो हायर सेकेंडरी, प्राइमरी वाला का कोई वैल्यू नहीं है, हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षण संस्थानों में 3 वर्षों से पढ़ा रहे हो। जो हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हो, ये कर दो, न्यूनतम कर देना, न्यूनतम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हो। हायर सेकेंडरी या उच्च संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में, हाई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 3 वर्षों से पढ़ा रहे हो। ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ शर्त नहीं है। अध्यापक का निर्वाचक मंडल बनता है, उसका लिस्ट आता है, चुनाव से पहले उसका लिस्ट बनता है। तो जैसे कि चुनाव से पहले जितना अध्यापक है ना, वो अपना फॉर्म भरते हैं, वो फॉर्म आता है निर्वाचन आयोग का, उस फॉर्म को फिलअप, मेरा खुद है नाम उसमें, ग्रेजुएट वाले में हम भी दिए हुए हैं। तो हम कई बार वोट जाके गिरा चुके हैं विधान परिषद वाला में। तो उसमें क्या होता है जनरली कि हम, हमारे पाया कोई करीबी था, बोला कि भर दो भर दो। तो हम पूछे कुछ मिलेगा क्या,
तो बोला कि हाँ मिठाई का डिब्बा मिलता है, तो इससे क्या होगा। तो फिर हंसने लगा, फिर बोला देखा जाएगा। तो हम समझ गए कुछ ना कुछ मामला, कुछ मिला भी था, झूठ क्या बोलना है। ठीक है। उसमें क्या हुआ कि गए तो फॉर्म भरवाया। तो हम फॉर्म भर दिए कि चलो 3 दोस्त थे, हम फॉर्म भर दिए, इन कॉलेज में थे तो भरवा लिया, तो भर दिए। तो घर पे वोटर आईडी कार्ड उसका आ गया, वही आके पहुंचाया घर, टॉर्च लेके घर खोजा मेरा, आके घर पर पहुंचा दिया। अब बता भी दिया कि यहाँ जगह आना है और इनको वोट गिराना है। गाड़ी भी भेज देता है, बहुत अनुभव ही हो, अनुभव है, दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, तो अनुभव है। वहां पर जाने के बाद जैसे तुम एंट्री करोगे ना, जैसे कॉलेज है, अब हमारा दिया था यहाँ पर कोई पाटलिपुत्रा में कोई है कॉलेज, वहाँ पर हम गए, कॉलेज नहीं कोई संस्थान है। और उसमें क्या हुआ कि स्कूल था कोई, अब उसमें क्या हुआ कि बाहर गए तो बाहर से बगल में आके कहा, भैया भैया लस्सी की व्यवस्था है, जूस का व्यवस्था है। लस्सी जूस हम क्या करते हैं, वोट देने आए हैं, तो हाँ उसी के लिए जूस का व्यवस्था, आइए ना आइए ना आइए ना। ठीक है। और वहाँ से खींच खींच के ले जाएगा। और सब पार्टी का अपना अपना चेम्बर है, बनाया हुआ, बैठा हुआ है। कहीं लस्सी पिला रहा है, कहीं खाना खिला रहा है, कहीं नाश्ता दे रहा है, कहीं गांधी जी का दर्शन करवा रहा है। ठीक है, तरह तरह का बात है। ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट। 1/6 सदस्यों 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो जो राज्य के कला, विज्ञान, साहित्य, जो राज्य के कला, कौमा विज्ञान, कौमा साहित्य, कौमा समाज सेवा या सहकारिता से जुड़े हो। जो राज्य के कला, कौमा विज्ञान, कौमा साहित्य, कौमा समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। 5 विभाग है, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हो। ठीक है। अब राज्य पर कितने को मनोनीत करता है, 1/6 को। अब विधानसभा कितने को करता है, 1/3 को। तो देखा है तो राज्यपाल 1/6 और विधानसभा 1/3। बाकी का जितना जो मनोनयन होता है वो कैसे चुनाव होते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र, टेरिस्टेरियल। तो प्रादेशिक निर्वाचित क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि राज्य के अधीन जो प्रदेश है, जैसे जिला, ठीक है, बोर्ड, पंचायत, इस सब लेवल का जो है वो सब आदमी हिस्सा लेता है। इसलिए ऐसा किया जाता है कि राज्य विधान परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग चुने जाए। तो राज्य के प्रतिनिधित्व में यही लोग जो ग्रेजुएट हैं, जो टीचर हैं, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे, रहता है। तो पंचायत वही तो बताया ऊपर है ना, नगर पालिका बोर्ड, जिला बोर्ड, ये सब उसी का तो आ जाएगा उस। तो सब लोग मिल के, इसका अर्थ तो सीधा हुआ कि राज्य का जो अंतिम स्वायत्त संस्थान है वहाँ के भी मेंबर के द्वारा मेंबर यहाँ पर चुना जाएगा। तो एक जो संसद का निर्वाचन का जो पद्धति है, उसी निर्वाचन पद्धति को कॉपी किया गया और कुछ नहीं। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। अब हमने क्या किया कि राज्य विधान परिषद में सेम व्यवस्था जो राज्य सभा का है सो राज्य विधान परिषद का है, लेकिन राज्य सभा का थोड़ा सा पावर अलग है और राज्य विधान परिषद का थोड़ा सा पावर अलग है। दोनों की तुलना करके बताएंगे। आगे पॉइंट लिखिए। लिखिए, राज्य विधान परिषद एक अस्थाई सदन है। इसी में लिखना है, पैरा चेंज करके लिखिए। राज्य विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, अर्थात यह कभी विघटित नहीं होती है। राज्य विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, अर्थात यह कभी विघटित नहीं होती है। आर्टिकल कौन सा है पता है इसका, आर्टिकल 172 है, तो ब्रैकेट में कर दो 172(2) है। ठीक है, हालांकि 1-2 वाला यूपीएससी में पूछता है, इसमें सिर्फ 172 भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। आर्टिकल 172 है, रियल परिभाषा है 172(2) के अंतर्गत दिया गया है। ब्रैकेट में 2 कर दीजिए। ठीक है, आगे लिखिए। इसके प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के उपरांत, इसके प्रत्येक सदस्य 2 वर्ष के उपरांत, नहीं प्रत्येक नहीं होगा ना, 1/3 होगा, चलिए कोई नहीं, लिखिए। इसके 1/3 सदस्य, प्रत्येक को काट के 1/3 कीजिए। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों के उपरांत
सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर। इसके 1/3 सदस्य 2 वर्षों के उपरांत सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं, और उतने ही नए सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं। बस कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का कितना होगा? 6 साल होगा, लेकिन प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 साल में क्या होंगे? सेवानिवृत्त होंगे। और जो सेवानिवृत्त होंगे उनको पुनः भी निर्वाचित किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए। देखिए, प्रत्येक सदस्यों की सदस्यता 6 वर्षों की होती है। प्रत्येक सदस्यों की सदस्यता 6 वर्षों की होती है। प्रत्येक सदस्यों की सदस्यता 6 वर्षों की होती है। 6 वर्षों की होती है, परंतु वह इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है। परंतु वह इससे पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, या मृत्यु मृत्यु की स्थिति में या मृत्यु की स्थिति में पद रिक्त हो सकता है, या मृत्यु की स्थिति में पद रिक्त हो सकता है। आगे लिखिए। आर्टिकल 173 में आर्टिकल 173 में आर्टिकल 173 में इनकी अर्हताएं दी गई है, क्वालिफिकेशंस। आर्टिकल 173 में इनकी अर्हताएं दी गई है। इनकी अर्हताएं दी गई है, ये प्रश्न आया हुआ है कि विधान परिषद के सदस्यों की अर्हताएं, क्वालिफिकेशन का संबंध है आर्टिकल 172, आर्टिकल 173, आर्टिकल 183 ऐसे करके। तो आर्टिकल 173 में इनके सदस्यों की अर्हताएं दी गई है, जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑब्लिक 30 वर्ष की आयु पूरी 30 वर्ष की आयु पूर्ण 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 30 इयर्स का पूर्ण कर चुका हो। मानसिक विकृत न हो। मानसिक विकृत न हो। मानसिक विकृत न हो। ऑब्लिक बैंकरप्ट ना हो, मतलब दिवालिया ना हो। दिवालिया ना हो, दिवालिया का अर्थ बता देंगे। बैंकरप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, मतलब किसी न्यायालय द्वारा उसको बैंकरप्ट घोषित नहीं किया गया, लोन ले क्या डिफॉल्टर नहीं हो विजय माल्या की तरह। तो अब इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे तो उसका चैप्टर है मनी एंड बिल, पढ़े होगे। तो उसमें एक अवधि दिया गया है, कितना टेन्योर है। तुम अगर कहीं किसी से लोन लेते हो तो कितने अवधि तक अगर नहीं चुकाते हो तो तुमको डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। और इसके लिए BBB का गठन किया था, बैंक बोर्ड ब्यूरो को स्थापित किया गया था। और इसके लिए ओम्बड्समैन का गठन किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और एक पॉलिसी लाया गया था जिसका नाम था रिवर्सल इंट्रूमेंशन, कैसी कुछ पॉलिसी था, नाम पूरा भूल रहे हैं। तो कितना है, कितना दिन तुम लेके अगर न दिए तो तुम्हारा फिर तुमको मान लेगा बैंक के तुम डिफॉल्टर ना। बहुत ज्यादा हो गया, 3 वर्ष नहीं पहले था न, 90 दिन तो मिनिमम है। मैक्सिमम कितना दिन है? पढ़ो ना, ये पूछता है, सीधे पूछता है और कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा कि किसी बैंक के द्वारा किसी व्यक्ति को या किसी लोनकर्ता को कितने अवधि तक पैसा रिटर्न या अमाउंट जमा नहीं करने पर डिफॉल्टर घोषित किया जाता है। ये क्वेश्चन लिखो और इसका आंसर हमको कल बता देना। सीधा सिंपल प्रश्न है, बैंकिंग में जब पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है पूरा। छोड़ दो, बोल तो दिए। डिफॉल्टर घोषित करने के लिए अवधि क्या है बस ध्यान रखना है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कल पढ़ो, पूछेंगे हम 2-4 चीज ऐसी बता देंगे तुमको उसमें। ये प्रश्न आता है, ये भी बता रहे हैं। प्रश्न सिंपल यहीं से तो फंसाएगा, कितने अवधि पूछेगा। अब पढ़ तो सब लोग लोगे लेकिन अवधि याद नहीं रहेगा। फिर हुआ था बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब किया गया था, जब करंट में आया था तो प्रश्न आया था कि बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन कब किया गया था।
आरबीआई का गठन तो सब लोग जानते हो, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में, ठीक है, 35 का अधिनियम द्वारा। लेकिन आरबीआई का जो गठन के बाद आरबीआई एक्सेशन एक्ट एक आया था, जिसके तहत कितने अनुसूचित बैंकों को पहली बार जोड़ा गया, कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इंदिरा गांधी के समय में सबसे पहले 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, और 1956 में भी कुछ किया गया था क्या, वाणिज्यिक बैंकों को जोड़ा गया था। तो बैंक वाला जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा इकोनॉमिक्स में, इसको जरूर पढ़ लेना। दूसरा है शेयर मार्केट, तो कितना सेंसेक्स है, बीएससी, एनएससी, नॉस्टेक, अमेरिकन, इंडियन से लेकर सारा पढ़ना पड़ेगा। तो उसका बेस पॉइंट पूछता है, बेस वैल्यू कितना राशि इसका बेस पॉइंट है, तो सिंपल बेस पॉइंट है तो रटना पड़ेगा, ठीक। बाकी गिनी गुणांक, ये सब जो रोजगार बेरोजगारी है, गरीबी है, तो लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक, इसका क्या परिभाषा है, प्रश्न यहीं से तो आता है। तो लुसेंट उठाओ और लुसेंट के इकोनॉमिक्स का जो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर है उसको पढ़ो ना, सारा मिल जाएगा। और वहीं से उठा के सीधे क्वेश्चन रहता है जीएस में। और उसके लिए सब कहता है कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। आगे लिखिए नेक्स्ट। 180 दिन है, ठीक है, मतलब 100, हाँ ठीक है, 190 दिन, 189 दिन था, 189 से 90 कर दिया गया है। ऐसे देखा जाए तो 189 दिन है, 189 से कर दिया गया उसको 190 दिन। 189 दिन तक अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो 190वां दिन तुमको डिफॉल्टर घोषित कर देगा। आगे लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखना है, अब हेडिंग लगाओ विधानसभा। विधान परिषद का कार्य शक्ति नहीं लिखवाएंगे, सब राज्यसभा वाला है। विधानसभा, जिसे विधानसभा लिखिए डायरेक्ट, लिखिए है राज्य का लोकप्रिय सदन, कुछ में कुछ ऐसा नहीं। देखिए, विधानसभा लिखना है, द लेजिस्लेचर असेंबली। विधानसभा लिखिए इसमें, यह राज्य का लोकप्रिय सदन होता है, यह राज्य का लोकप्रिय सदन होता है। अगला पॉइंट लिखिए, आर्टिकल 170 के अनुसार, आर्टिकल 170 के अनुसार, आर्टिकल अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के, आर्टिकल 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। आर्टिकल 170 कितना 1 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सद 170 लिखे थे, 170 ही, आर्टिकल 170, ठीक है, 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60, ये भी पूछा गया है, न्यूनतम और अधिकतम पूछा जाता है। आगे लिखिए, अब इसमें आर्टिकल 171 को हम 371 को लिखिए। अगला लिखिए, आर्टिकल 371, अगला पॉइंट, आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष सुविधा दी गई है। आर्टिकल 371, 371, आर्टिकल 371 के तहत कुछ राज्यों को विशेष सुविधा दी गई है, कुछ राज्यों की को विशेष सुविधा दी गई है, जिसके अनुसार यहाँ सदस्यों की संख्या, कुछ राज्यों को विशेष सुविधा दी गई है जिसके अनुसार यहाँ सदस्यों की संख्या 60 से कम हो सकती है, जिसके अनुसार यहाँ सदस्यों की संख्या 60 से कम हो सकती है, 60 से कम हो सकती है। उदाहरण के लिए नागालैंड, उदाहरण के लिए नागालैंड कितना है 46, लिखो नागालैंड डैश करके लिखो 46, 46, नागालैंड डैश लिखो 46, मिजोरम डैश लिखो 40, मिजोरम डैश लिखो 40, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गोवा, एक साथ लिखना है, सिक्किम कॉमा अरुणाचल प्रदेश कॉमा गोवा, डैश देकर लिखो 30, तीनों में 30 संख्या है। सिक्किम अरुणाचल प्रदेश गोवा कितना संख्या है 30, याद रहेगा, यहां से पूछा हुआ है, 30 वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है।
तो सिक्किम में, अरुणाचल में, गोवा में कितना है विधानसभा के सदस्यों की संख्या? 30 है। 40 कहाँ कहाँ है? मिजोरम में। और नागालैंड में कितना है? 46 है। ये सब संख्या किससे कम है? तो इसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 371, जो विशेष राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था करता है। आगे लिखिए। देखिए, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, 69, अगला पॉइंट लिखिए। 69वें 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा में, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा में, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा में क्रमशः, मतलब क्रम में, दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा में क्रमशः 70 और 30 विधानसभा सदस्य हैं। क्रमशः 70, 70 एंड 30, 70 और 30 विधानसभा सदस्य होंगे। विधानसभा सदस्य होंगे। ब्रैकेट में कर लो आर्टिकल 239। आर्टिकल 239, 239 क में क्या है? 70वां संविधान संशोधन है। तो बताएंगे आगे। 71वां भी है, 3 संशोधन इससे है। तो 239 क है, 239 क है। नहीं जानना है, आगे लिखो। नोट लिखिए, नोट लिखिए, नोट बता देंगे। नोट लिखिए ना, उसका यहाँ पर नीड नहीं है। नोट लिखिए। 84th संविधान, 84वें, 84, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा, 84, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा दोनों की कुल सदस्य संख्या में, वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा दोनों की कुल संख्या में, दोनों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। दोनों लोकसभा एवं विधानसभा दोनों की कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। कोई परिवर्तन नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। फिजिक्स है क्या आज? होगा ही। दोनों, क्या हुआ, क्या लिखा है लास्ट में? कोई परिवर्तन नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। स्टार मारो। ये कम से कम प्रीवियस क्वेश्चन में देखे हैं, 7 बार प्रश्न आया है विभिन्न एग्जामिनेशंस में। तो 84वें संविधान संशोधन को भूलना नहीं है। देखो, तुम्हारा 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, 69वां और 70वां संविधान संशोधन, हर एक एग्जाम में, वनडे टू कभी भी एग्जाम में इससे प्रश्न रहेगा। वो सभी संविधान संशोधन याद रखना है जिसके द्वारा संघ और राज्यों के ऊपर संवैधानिक ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा। ये जिसका महत्व राष्ट्रीय और राजकीय स्तर का होगा, जिसका सीधा संबंध जनता और उसके शक्तियों से जुड़ा रहेगा। तो कोई भी ऐसा संविधान संशोधन जिसका महत्व राष्ट्रीय स्तर का है और उस समय में, जिस समय में वो एक्ट आया, बहुत ही प्रभावी है, वहां से प्रश्न उठा के पूछेगा। पंचवर्षीय योजना 12 ठो है। क्या एग्जाम में प्रश्न नहीं है? तुम जाओ के देखो, 12 पंचवर्षीय खाली विषय गरीबी हटाओ तो इतना बार आया है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है? चौथा में या पांचवा में? पांचवा में। इसी तरह सिंपल प्रश्न पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा है तीव्रतम एवं समावेशी विकास, उसका उद्देश्य है? 11वीं में है। 12वीं में जाके और समावेशी और जोड़ दिया। तो हमको क्या करना है कि पंचवर्षीय योजना में भले अब नीति आयोग आ गया है, लेकिन एग्जाम पंचवर्षीय योजना को नहीं भूल रहा है। एक और प्रश्न, जितना जो औद्योगिक कारखाना बनेगा, रूस के सहयोग से भिलाई बनेगा, दुर्गापुर बनेगा ब्रिटेन के सहयोग से, तो पढ़े हुए हो, राउरकेला बनेगा जर्मनी के सहयोग से। तो जितना बना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कुछ बना है, कुछ बना है तृतीय से। और बिहार में जो बना हुआ है तुम्हारा लास्ट में, जो कहाँ है, बेगूसराय में है, क्या नाम है उसका, बरौनी, वो किसके सहयोग से है? रूस के सहयोग से है। ठीक है। ऐसे रूस के बाद एक और भी सहयोग दिया है, वो पूछता है।
अब देखो हिंडाल्को इंडाल्को जितना कंपनी है वो इटली जर्मनी फ्रांस इस टाइप के सहयोग से बनाया गया है। वो कब बना, किस पंचवर्षीय योजना में बना, किस देश के द्वारा बना, यही सब प्रश्न तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। फिक्स रखो कि यही आएगा, यही सब प्रश्न ही आता है, नया क्या पूछेगा वो। ठीक है। जितना यहाँ बोलेगा वित्त निगम कब बना, तो जितना जो संस्थान बना हुआ है, नाबार्ड कब बना, यही पूछेगा सीधे। शिवरामन कमेटी का गठन कब किया गया, तो नाबार्ड सूक्ष्म जो सिडबी है कब स्थापित हुआ, मुख्यालय कहाँ है, तुम्हारा एलआईसी कब बना, जीआईसी कब बना, ठीक है, खाद्य निगम कब बना, एक्जिम बैंक कब बना, यही सब तो प्रश्न आता है जनरल बैंकिंग से। ये उठाते हैं, लगता है कि कितना भारी प्रश्न है, तो रटना तो पड़ेगा भाई, उसका कोई उपाय नहीं है। जितने संस्थान बनाए गए हैं उसको रटो, प्रश्न यहीं से है। अब इसके लिए पिछले नहीं तो मैं देख रहा हूँ वीडियो, पिछला सेशन यहाँ पर देख रहा था वीडियो पे, तो उसमें कितना बच्चा पूछा सर क्या पढ़े, सर कैसे पढ़े। अरे कहाँ कुछ अलग हम लोग बताएंगे, हम लोग तो वही चीज बताते हैं, वही चीज तो पढ़ना है। विगत 4 साल से जो बच्चा यही सवाल कर रहा है सर क्या पढ़े, तो 4 साल से कर क्या रहा है, तो 4 साल में तो इतना आइडिया होना चाहिए था ना। हम लोग गए थे यूपीएससी के लिए, तो 1 साल हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से थे, तो हम लोग पहले 5-6 महीने वहाँ बर्बाद हुआ कोचिंग खोजने में। तो 1 साल के बाद लगभग हम लोग बाबा बन गए थे, मतलब पता चल गया था क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। हुआ ना हुआ अलग बात है, ज्ञान तो हुआ ना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इतना पता था कि क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो पता था, हम लोग जानते थे। तो करंट का तो कई बार हम लोग बनाते थे, ऐसे ही 2-4 मित्र थे तो कहते थे कि ये पक्का इस बार मेंस का, हम लोग का प्रीलिम्स नहीं होता था पता है मुझे, लेकिन हम लोग बताते कि मेंस में क्वेश्चन है, वो आता था फिक्स है। जो दोस्त लिखता था प्रशांत, उसको हम बताते थे कि पढ़ के जब पक्का आता ही था, क्योंकि ये पता रहता था कि करंट सिनारियो में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वैश्विक लेवल लेवल पर भी और राष्ट्र के लेवल पर भी। तो वैसे प्रश्नों को एग्जामिनर सबसे अधिक एग्जामिनर क्या करता है पता है, पेपर पढ़ता है। बूढ़ा सब क्या करेगा बैठ के घर में, पेपर डेली आता है उसके पास, द हिंदू भी आता है, राष्ट्रीय संस्करण भी आता है, दिन भर पेपर पढ़ता है और उसी पेपर से एग्जाम सेट करेगा। वो करंट का क्वेश्चन सिर्फ पेपर ओरिएंटेड है। हम 3 साल का पेपर तुम ले आओ, हम दिखा के दिखा देंगे, तो 3 साल का पेपर अवेलेबल करा दो, तुमको मिला देंगे, देखो इस पेपर से उठा के दिया है, पूरा पेपर से देते हैं। और उसी पेपर को कंपाइल करके बहुत सारा किताब वाला छाप देता है, उसी पेपर को छापता है, और कहाँ से छाप देगा, वो अलग से न्यूज लाता है क्या। बहुत करेगा तो पीआईबी से लेगा, तो पीआईबी का न्यूज तुम लोग के लिए काम का नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर वाले के लिए है। लेकिन जनरली पेपर तो फॉलो कर सकते हो, पेपर वाला तो डेली का करेंट कर सकते हो ना, वही तो पूछता है। चलो एक सेशन बनाना है उस पर, कैसे क्या पढ़ने और आया है देखते हैं, आज बनाएंगे। लिखिए लास्ट लिखिए, लास्ट क्या बनाया था, लास्ट क्या लिखवाया हमने, ये खत्म हो गया ना, 84 लिखवा दिया ना, अब आगे लिखिए। आरक्षण 332 333 हटा दिया गया है, पूछेगा नहीं ये प्रश्न। खाली आरक्षण हटाया किससे गया है वो पूछेगा, तो 104वें संविधान संशोधन को याद रखना, अब ये नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। लिखिए अगला, एक और नोट लिख लीजिए। 95 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 95, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा, 2009 के द्वारा एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन तथा तथा SC ST, एंग्लो इंडियन तथा SC ST के लिए सीटों को 26 जनवरी 2020 तक बढ़ाया गया था। के लिए एंग्लो इंडियन तथा SC ST के लिए सीटों को 2 तारीख लिखो, 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था। सीटों को 26 जनवरी 2020 के लिए, 2020 तक, 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था, के लिए बढ़ाया गया था, जिसे जिसे बढ़ाया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया, एंग्लो इंडियन के प्रावधानों को रद्द कर दिया गया, एंग्लो इंडियन के प्रावधान को रद्द कर दिया गया, लेकिन SC ST की सीटों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
लेकिन एससी एसटी के आरक्षण को, ऐसे लिखना, लेकिन एससी एसटी के आरक्षण को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन एससी एसटी के आरक्षण को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया ना? अगले एससी एसटी के आरक्षण को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। उसी को अब उसमें जब परिसीमन होगा तो उसमें क्लॉज दिया गया है, डिलिमिटेशन के द्वारा उसमें सीटों को बढ़ाने की। 20 साल बढ़ाया है कि 10 साल? देख लो एक बार, क्या कि अगला बार बढ़ाया, पिछला बार बढ़ाया था 20 साल के लिए। ऐसे 2001 से निकालो तो 2000 पे कितना होगा? 2010 में किया गया है। 10 से, हाँ 10 से साल कर दो, 20 लिखवा दिए हैं, उसको 10 कर दो, उसको 10 कर दो, क्या है कि इसमें जनगणना भी शामिल हो जाएगा ना। 20 को 10 कर दो, क्या कि 2009 में किया गया है। 95 कहाँ लिखवाए? 2009 लिखवाए थे ना ये। तो 2009 में किया गया, 2010 से लागू हुआ, कितना के लिए? 20, तो 10 साल हुआ ना, 10 साल ही होगा अगला, अगला 10 साल कर दीजिए, ठीक है। 10 साल, 10 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 10 साल के बढ़ाया गया। सर अभी आएंगे नहीं, 5 मिनट और लिख लो। लिखो, विधानसभा की अवधि 5 वर्षों की होती है। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष, पहले पूछ लीजिए क्लास होगा कि नहीं, तभी तो जाइएगा, पूछ के आइए। विधानसभा की अवधि 5 वर्षों की होती है, 5 वर्षों की होती है। तथा इसकी गणना, तथा इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। ये बार बार प्रश्न आता है। इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। तथा इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। शपथ के दिन से नहीं होता है, प्रथम अधिवेशन की तारीख में साइन होता है, उसके बाद पेमेंट चालू, ठीक है, से की जाती है। लिखो, आगे इसमें लिख दो, 5 वर्षों से पहले भी अगर राज्यपाल चाहे, 5 वर्षों से पहले भी अगर राज्यपाल चाहे तो विधानसभा का विघटन कर सकता है। 5 वर्षों से पहले भी अगर राज्यपाल चाहे तो इसका विघटन कर सकता है, तो इसका विघटन कर सकता है। परंतु परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य होती है। परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह अनिवार्य होती है, अनिवार्य होती है। देखिए, अगला पॉइंट, विधानसभा का विघटन विघटन निम्न परिस्थितियों में की जाती है। विधानसभा का विघटन निम्न परिस्थितियों में की जाती है। विधानसभा का विघटन निम्न परिस्थितियों में होती है या की जाती है? निम्न परिस्थितियों में होती है कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, होती है। पॉइंट 1 लिखो, राष्ट्रपति शासन। पॉइंट 1, राष्ट्रपति शासन, डैश लिख के कर दो आर्टिकल 356। राष्ट्रपति शासन, डैश लिख के कर दो आर्टिकल 356। बताया था 365, 365 में क्या करेगा? अनुशंसा, और 356 में लागू। तो राष्ट्रपति शासन डैश 356। दूसरा लिखो, मुख्यमंत्री का त्यागपत्र देने पर, मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर। दूसरा पॉइंट, मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र देने पर। तीसरा पॉइंट, सदन में बहुमत खोने पर। तीसरा पॉइंट, सदन में बहुमत खोने पर। होने पर। नोट लिखो एक ठो, नोट लिखो, क्या हुआ? एक नोट लिखिए इसमें। लिखिए, विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी की जा सकती है। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है।
विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से अधिक भी बढ़ाई जा सकती है अगर देश में आपातकाल लागू हो। अगर देश में आपातकाल लागू हो। अगर देश में आपातकाल लागू हो। अगर देश में आपातकाल लागू हो तो ऐसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में 1 वर्ष के लिए विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? कभी हुआ है ऐसा? हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। लिख लो, ऐसा अभी प्रश्न आ सकता है, ऐसा अभी तक केवल एक बार हुआ है। लिखो, ऐसा अभी तक केवल एक बार हुआ है। ऐसा अभी तक केवल एक बार हुआ है। संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 42 संसद ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। 6 वर्ष कर दिया था, जिसे पुनः 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे पुनः 44वें संविधान संशोधन 1978 1978 के द्वारा 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। विधानसभा का अब एक खाली पॉइंट बच गया है, वो बच गया है अहर्ताएं। तो लिखवा के फिर टॉपिक में स्थगन उत्सव लिखवा देंगे। तो अहर्ताएं लिखी दो, लिखो। लास्ट टॉपिक है विधानसभा के सदस्यों की अहर्ताएं। हेडिंग लगाइए, विधानसभा के सदस्यों की अहर्ताएं। शक्ति और कार्य नहीं लिखवाएंगे, जो लोकसभा का है सो इसमें है, कुछ समझा देंगे बस और कुछ नहीं। विधानसभा के सदस्यों की अहर्ता लिखिए। आर्टिकल 173 के द्वारा आर्टिकल 173 के द्वारा आर्टिकल 173 के द्वारा आर्टिकल 173 के द्वारा पॉइंट 1, वह भारत का नागरिक हो। अहर्ता के बारे लिखाते हैं, वह भारत का नागरिक हो। वह भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु, सर आएंगे क्या? बैठे हुए हैं, वाह। 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। 25 वर्ष की आयु पूरा नहीं, पूरी कर चुका हो, क्योंकि स्त्रीलिंग है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा लिख दीजिए, वही पागल और दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो। मानसिक रूप से विकृत ना हो, अथवा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न हो। मानसिक रूप से विकृत न हो अथवा न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित न हो। न्यायालय दिवालिया घोषित कर सकता है। दिवालिया का अर्थ क्या हुआ? बैंकरप्सी, मतलब बैंक से लोन लेके भाग जाओ तो उसको दिवालिया बोलेंगे। अच्छा हुआ कि न्यायालय ने दिवालिया दीवाना घोषित कर दिया होता तो कुछ अलग मामला हो जाता। नहीं, अब लास्ट आपका टॉपिक है संविधान सभा समाप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, संसद का जो टर्मिनोलॉजी है और विधानसभा का जो टर्मिनोलॉजी है सेम है, बस आर्टिकल अलग अलग है। तो दोनों को पीपी, एक तरफ संसद और एक तरफ विधानसभा, दोनों का पीपीटी बना के एक दिन में हम समाप्त कर देंगे। क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड है जो खाली समझाना है, बाकी ना कभी तुम लोग को याद होगा और ना कभी एग्जाम में पूछता है। बस कॉपी भर के मन खुश रहता है कि कॉपी में है, तो वो करा दिया जाएगा। क्या अजय जी, आपका क्या विचार है? ठीक है, चलिए। तो इति श्री रेवा खंडे, कौन सा अध्याय था ये?
सप्तमों समाप्त हुआ। कल फिर मिलते हैं। सेक्शनल टेस्ट सोमवार को। सोमवार को 100 टेस्ट है। और कहाँ से? तो इंडियन सिटीजनशिप तक हमने कराया था, नागरिकता तक। नागरिकता तक से लेके मौलिक कर्तव्य तक के प्रश्न रहेंगे। अब कुछ एक दो प्रश्न पिछला रिपीट हम कर देंगे, तो ये होगा। अब तीसरा जो टेस्ट होगा, तीसरा चौथा, वो फुल टेस्ट होगा। मतलब जितना टॉपिक कराएंगे उससे प्रश्न लेंगे। और प्रश्न के लिए तैयार रहना है। थोड़ा सा प्रश्न, हल्का सा प्रश्न डिफिकल्ट रहेगा, कॉन्सेप्चुअल रहेगा। हाँ, क्या चीज? ई ऑप्शन चाहिए? ई ऑप्शन अगर लगाएंगे तो फिर क्वालिटी वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चारों ऑप्शन में क्वालिटी वाला क्वेश्चन पढ़ो ना। ई तो तुम्हारे दिमाग का चीज है। क्या लगता है ई ऑप्शन में 10 से प्रश्न रहेगा ना, तो 5 अभी बताते हैं, 5 ऐसे भी तुम गलत करके आओगे, हम पहले ही घोषित कर देते हैं। 5 ही सही कर पाओगे। बहुत दिमाग लगाओगे तो 5 को पकड़ोगे बस। उससे ज्यादा ई में नहीं जीत पाओगे, क्योंकि ई ऑप्शन ऐसा होता है जो खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा। अब ऐसा फैक्ट है जो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं, वो फैक्ट